मित्रों, हम कार्यक्रम के छठे समूह पर आ पहुँचे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। अंतिम चरण आज के कार्यक्रम का। मित्रों, पुनः निवेदन कि आप संस्थान संगम मासिक पत्रिका के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्वयं करें और अपने मित्रों से भी कराएं। ये समूह जिसमें कि विभिन्न रंगों की रचनाएं आपको देखने की मिलेंगी। इस समूह में सर्वप्रथम आ रहे हैं रामेंद्र कुमार शर्मा रवि जी, जो आगरा से हैं। इस कार्यक्रम से वे प्रथम बार जुड़ रहे हैं। उनका पत्रिका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। और आप बड़ी एक प्यारी सी रचना लड्डू की महिमा को लेकर आ रहे हैं। और लड्डू की जब बात चलती है तो फिर तो मुँह में पानी आना ही है। तो मित्रों, सुनिएगा रामेंद्र कुमार रवि जी को। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे हरि मोहन कोठिया जी, जो कि पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं। और वे कह रहे हैं, अंधेरे को कोसने में समय ना गंवाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम। बड़ी प्रेरणाप्रद रचना आपकी मनुष्य को संस्कारित करती हुई। और तम से लड़ा लेकिन दीपक जलाओ, तभी तो अंधेरा भगेगा। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर सुकेशनी दीक्षित, बेबी पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। और वे बड़े प्यारे शब्दों से काव्य का सृजन करती हैं। और वे आज रचना लेकर आई हैं दीवारें। जी हाँ, दीवारें जो खड़ी हुई हैं मन के रिश्तों के भीतर। जी हाँ, आज जो है मानव और मानव ने मानव के बीच में दीवार खड़ी कर दी है। जो कल रिश्ते हुआ करते थे घर आंगन के बीच में, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, मतलब एक रेशमी धागों की एक जंजीर सी थी। और आज पति पत्नी, वो भी इस कमरे में वो मोबाइल लेके बैठे हैं, उस कमरे में वो मोबाइल लेके बैठे हैं। तो ये दीवारें डॉक्टर सुकेशनी दीक्षित। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं नीता दानी, जो आगरा से ही हैं। वे पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं, उपन्यासकार, कहानीकार, कवयित्री। जी हाँ, नीता दानी जी, आप आज बात कर रही हैं भविष्य निधि और संतानों को लेकर। वे अपनी रचना रख रही हैं। उनके बाद में हमारे बीच में आएंगी विजया तिवारी जी। जी हाँ, विजया तिवारी जी भी पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। और आज वे खबरों की खबर ले रही हैं। जी हाँ, उनकी रचना का शीर्षक है खबरों की खबर। तो दीजिए, उनकी रचना का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं ग्वालियर से, जो कि आगरे से करीब 100 किलोमीटर दूर है। और वो हैं डॉक्टर रमेश कटारिया पारस। जी हाँ, ग्वालियर से। और वे कह रहे हैं चरणों का एक दास भी होना मांगता है। जी हाँ, पता नहीं जी क्या क्या इच्छा रख रहे हैं आप लोगों के सामने। चरणों के दास की बात करते करते और गिलास तक पहुंच जाते हैं ये। उनके बाद में हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर यश, युवा साहित्यकार, जो कि पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं। और आज वो जो कोरोना काल बीत गया पुनः आहट दे रहा है, तो वो सावधान करते हुए कोरोना की याद कर रहे हैं। और वे कोरोना को लेकर एक अपनी रचना रख रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे मकसूद अहमद भूपतपुरी, जो देवरिया से जुड़ रहे हैं हमारे बीच में। और वे कह रहे हैं अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता। जी हाँ,
ये अपनी बात रख रहे हैं भारतीय किसानों को लेकर। इनके मन की बात है। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगे कन्हैया लाल आदाब। जी हाँ, कन्हैया लाल अग्रवाल आदाब एक बेहतरीन बेमिसाल गज़ल गो। जी हाँ, पत्रिका के संरक्षक सदस्य। और वह कह रहे हैं झूठ का इतना बढ़ गया आकार है। जी, झूठ का इतना बड़ा आकार है। इस रचना को, इस गज़ल को लेके आपके बीच में आ रहे हैं। उनके बाद में आएंगी माया अशोक, जो आगरा से ही हैं, और वे नारी की बात कर रही हैं, दीपक की बात कर रही हैं। और नारी जो बाती है और दीपक, बाती और दीपक के रिश्तों को लेकर वो अपनी रचना रख रही हैं। उनके बाद में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना उद्बोधन देंगे आचार्य रामलाल द्विवेदी जी, जो चित्रकूट से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, राम की नगरी से। जी हाँ, तो हम उनको सुनेंगे। उनके बाद में हमारी पत्रिका की जो प्रमुख संरक्षक हैं प्रकृति प्रिया, जी हाँ, जो कि पटल पर रोज़ एक प्रकृति को लेकर रचना डालती हैं। मतलब नित्य इनका सृजन चलता है प्रकृति को लेकर। ऐसी राजकुमारी चौहान जी आज की अध्यक्षता कर रही हैं। अब वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी। उनके बाद में हमारे बीच में आएंगे पत्रिका के प्रबंध संपादक। जी हाँ, पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रेम राजावत प्रेम। जी हाँ, इनकी लेखनी जो है, इनकी कलम जो है अनवरत चलती रहती है, पल पल चलती रहती है। और आज वे अपने मुखार बिंदु से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो मित्रों, चलो चलते हैं और हम सुनते हैं रामेंद्र कुमार शर्मा रवि जी को, जो आगरा से। संस्थान संगम की मासिक काव्य गोष्ठी में उपस्थित मंचस्थ कविगण और शुद्धि श्रोताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं रामेंद्र कुमार शर्मा रवि आज की इस काव्य गोष्ठी में आप लोगों का लड्डू का रसास्वादन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैंने एक रचना लिखी जिसका शीर्षक मैंने दिया लड्डू की महिमा। और मुझे विश्वास है कि यह रचना आप लोगों को न सिर्फ मुंह में पानी लाएगी, बल्कि आपके अंतर मन में भी मिठास भर देगी। तो प्रस्तुत है लड्डू की महिमा। जैसे शून्य के रखने से 10 गुना अर्थ हो जाता है, वैसे भोजन में लड्डू हो 10 गुना स्वाद बढ़ जाता है। लड्डू का स्वाद परखने को अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। जो डायबिटीज के हैं मरीज, जो मधुमेह के हैं मरीज, लड्डू से उनकी दूरी है, लड्डू से उनकी दूरी है। जिस प्रकार मनुष्य जातियों में बटा हुआ है, उसी प्रकार लड्डू भी जाति में बटे हुए हैं। तो प्रस्तुत है आगे। लड्डू की जाति अनेकों हैं, जैसे मैदा या खोआ का, बूंदी का, तिल का, बेसन का, घी मुगरे या मेवा का। और ये पंक्तियां आदरणीय दादा राजेंद्र मिलन जी को समर्पित हैं। आदरणीय श्री मिलन जी जैसे नेता हैं हिंदी के, वैसे लड्डू तो सभी श्रेष्ठ, पर परम श्रेष्ठ हैं बूंदी के। सब देवों में छोटा है और पेट भी जिसका मोटा है, सबसे पहले पूजा जाता वह शंकर जी का बेटा है। इसमें रहस्य है क्या जानो, यह लड्डू की ही माया है। जिसने लड्डू को अपनाया, श्रेष्ठ तब उसी ने पाया है। ए विश्व शांति चाहने वालों, ए रूस और यूक्रेन सुनो, तुम बुद्धि ठिकाने पर लाओ। ये कड़वे एटम बम बंद करो, बस मीठे लड्डू बनवाओ। लड्डू खाकर परम शत्रु भी परम मित्र बन जाएगा। एटम बम की जगह अरे सब लड्डू काम बनाएगा।
लड्डू की है ये महिमा, जो इसमें ध्यान लगाएगा लड्डू की महिमा के फल से लड्डू सा बन जाएगा। लड्डू की महिमा नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक कविता। अंधेरे को कोसने में समय ना गंवाओ तुम, अंधेरे को कोसने में समय ना गंवाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम, अंधेरे को कोसने में समय ना गंवाओ तुम। अंधेरे उजाले की लंबी कहानी है, इस पर बहस करना अब तो बेमानी है, इस पर बहस करना अब तो बेमानी है। क्रंदन को छोड़ शक्ति के गान गाओ तुम, क्रंदन को छोड़ शक्ति के गान गाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम, अंधेरे को कोसने में समय ना बिलाओ तुम। भुवन के विधाता को सुंदरता भाती है, भुवन के विधाता को सुंदरता भाती है, निरंतर लगन मन को सुंदर बनाती है, निरंतर लगन मन को सुंदर बनाती है। पतझड़ तो होगा ही इसके हित रोना क्या, पतझड़ तो होगा ही इसके हित रोना क्या, साहस से फूलों की बगिया सजाओ तुम, साहस से फूलों की बगिया सजाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम। ऋतुओं में परिवर्तन होता ही रहता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता ही रहता है, पिछड़ता वही है जो सोता ही रहता है, पिछड़ता वही है जो सोता ही रहता है। अणुओं के खंडन विखंडन से पीड़ित क्यों, परमाणु बन के जग को दिखाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम, अंधेरे को कोसने में समय ना गमाओ तुम। राहों के पत्थर भी दिशा बोध देते हैं, समझदार राही को नया शोध देते हैं, समझदार राही को नया शोध देते हैं। भटकन के डर से उदासी की धड़कन क्यों, भटकन के डर से उदासी की धड़कन क्यों, मंजिल मिलेगी दृढ़ कदम तो उठाओ तुम, मंजिल मिलेगी दृढ़ कदम तो उठाओ तुम, अंधेरे को कोसने में समय ना गंवाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सुकेशनी दीक्षित अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस रचना का शीर्षक है दीवारें। दीवारें जो खड़ी हुई हैं, दीवारें जो खड़ी हुई हैं मन के रिश्तों के भीतर, खोया है सब कुछ इस मानव ने, खोया है सब कुछ इस मानव ने, इन उठी हुई दीवारों के भीतर, इन उठी हुई दीवारों के भीतर। सदियों से देखा है सबने, सदियों से देखा है सबने, घर उजड़े और मन उजड़े हैं, घर उजड़े और मन उजड़े हैं। सजी हुई सी घर की इन पक्की सी दीवारों के भीतर, सजी हुई पक्की सी इन दीवारों के भीतर, मन की दीवारें और सज गईं, रिक्त हो गए रिश्तों के घर, रिक्त हो गए रिश्तों के घर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीता दानी संस्थान संगम पत्रिका की गोष्ठी में अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे को नमन, और रचना का शीर्षक है भविष्य निधि और संतान। जीवन संध्या तक आते आते इस जीवन का मर्म है जाना, लोगों से घिरा रहा जीवन भर, सबके सुख दुख में जिया, सब कुछ बदल गया अचानक चौथापन आने के बाद।
एक एक कर सबसे कटते जाना, जैसे आंगन का ढह गया हो छायादार वृक्ष। तन की ऊष्मा, मन की उड़ान, धीरे से उतरती जाती सोपान। कंपित तन, शिथिल चरण, जीवन ऊर्जा सब हर लेते। कुछ खोने का एहसास सूनापन दे जाता। भविष्य निधि और संतान दोनों का उद्देश्य समान, दोनों ही बुढ़ापे की जान। एक कोष दूसरा है शान। भविष्य निधि ने अपना धर्म निभाया, ब्याज बढ़ता गया, वक्त बेवक्त दुख हटता गया। परवरिश पाकर संतान घर से जब दूर हुई, आँखों को नम, दिल को गमगीन कर गई। उसकी देहरी पे दिया जलाने की खातिर माँ बाप ने जला दिया अपना ही जिया। कभी पराई सी लगती है संतान, साथ रहकर भी बहुत। इस साथ की तन्हाई मगर डसती है बहुत। तलखियाँ लहजे में उनके आती हैं ऐसे, सारी दुनिया से खफा हो वो जैसे। रिश्तों में अब वो पुरानी सी हरारत है, नदारत। बाट जोड़ते वृद्ध कंधों को नहीं मिलता युवा हाथों का संबल। लेकिन कोई खरा खोटा नहीं होता, हालात के फरेब में होते हैं सभी। यही है जिंदगी, मज़ा इसी में है आज। कभी हंसाती है जिंदगी तो कभी रुलाती है दुआ दिल से, है दुआ दिल से सदा यही। हर खुशी बच्चों के तन मन पे सजे। धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में कोटिशय प्रणाम, मंच को नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है खबरों की खबर। खबरों का जीवन में बहुत महत्व होता है। खबरें हमें इंटरनेट, टीवी, रेडियो और अखबार से मिलती हैं, लेकिन खबरें जानने के लिए अखबार सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सुबह उठते ही अखबार की तलब होती है। ईश्वर के ध्यान की बजाय अखबार पर नज़र होती है। सुबह के समय अखबार व चाय का चोली दामन का साथ है। चाय की चुस्कियों के साथ अखबार, वाह क्या बात है। जिस समय पतिदेव के हाथ में अखबार होता है, उस समय उनको कुछ और सुनाई नहीं देता है, केवल दिखाई देता है तो सिर्फ अखबार। कभी कभी तो अखबार पत्नियों की सौतन नज़र आता है। कभी कभी तो अखबार पत्नियों को सौतन नज़र आता है। सोचती हैं ये अखबार क्यों अस्तित्व में आया, ये अखबार किसने बनाया। काश ये अखबार छपा ना होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम इतना तो होता कि हम साथ साथ मंदिर जाते, पार्क में घूम आते, साथ बैठकर बतियाते, बच्चों को स्कूल छोड़ने साथ साथ जाते। मैं तो इस अखबार से हैरान परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ बस नहीं चलता। क्या करूँ, कुछ बस नहीं चलता। अब तो समझौता करना ही पड़ेगा, अब तो समझौता करना ही पड़ेगा। मुझे भी अखबार से नाता जोड़ना ही पड़ेगा, मुझे भी अखबार से नाता जोड़ना ही पड़ेगा। पतिदेव के साथ बैठकर अखबार पढ़ना ही पड़ेगा, पतिदेव के साथ बैठकर अखबार पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं ग्वालियर से डॉक्टर रमेश कटारिया पारस मार्च माह की मासिक गोष्ठी में एक रचना पढ़ रहा हूँ। मैं सभी आयोजकों, संयोजकों एवं संचालक जी को सादर प्रणाम। चरणों का एक दास भी होना मांगता है, चरणों का एक दास भी होना मांगता है, कुछ तो अपने पास भी होना मांगता है। काजू और बादाम रखे हैं प्लेटों में, हाथों में एक गिलास भी होना मांगता है।
काजू और बादाम रखे हैं प्लेटों में, हाथों में एक गिलास भी होना मांगता है। पतझड़ ही पतझड़ है अपने जीवन में मधुमास भी होना मांगता है। पतझड़ ही पतझड़ है अपने जीवन में मधुमास भी होना मांगता है। और मीरा राधा रुक्मणी सब आ गई यहाँ, मीरा राधा रुक्मणी सब आ गई यहाँ, वृंदावन में रास भी होना मांगता है, वृंदावन में रास भी होना मांगता है। ऊपर वाला पार लगाएगा तुमको, ऊपर वाला पार लगाएगा तुमको, इतना तो विश्वास भी होना मांगता है। ऊपर वाला पार लगाएगा तुमको, इतना तो विश्वास भी होना मांगता है। और किन गुनाहों की सज़ा मिली है तुमको, किन गुनाहों की सज़ा मिली है तुमको, इसका कुछ एहसास भी होना मांगता है। इसका कुछ एहसास भी होना मांगता है। और जाने क्या क्या हजम कर गए नेताजी, जाने क्या क्या हजम कर गए नेताजी, अब तो एक उपवास भी होना मांगता है, अब तो एक उपवास भी होना मांगता है। और कौन किसी को याद रखेगा पारस जी, कौन किसी को याद रखेगा पारस जी, अपना एक इतिहास भी होना मांगता है। कौन किसी को याद रखेगा पारस जी, अपना एक इतिहास भी होना मांगता है। चरणों का एक दास भी होना मांगता है, कुछ तो अपने पास भी होना मांगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशोयश, युवा कवि एवं साधकर आगरा, संस्थान संगम मासिक पत्रिका के तत्वाधान में आज इस ऑनलाइन कागोष्ठी में आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अचानक ही मुझे वह कोरोना काल याद आ गया जिस दौर से हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व गुजरा है। तो उस खौफनाक मंजर को याद करता हूँ तो अचानक ही कुछ शेर जहन में आते हैं। तो आइए उन चंद शेरों का आनंद लीजिए कि देखते देखते सब कुछ उजड़ गया, देखते देखते सब कुछ उजड़ गया, होश फाख्ता ये दौर गुजर गया, होश फाख्ता ये दौर गुजर गया। अगला शेर कि दिखती कुछ है दिखाती कुछ और, दिखती कुछ है दिखाती कुछ और, जिंदगी हमको सिखाती कुछ और, जिंदगी हमको सिखाती कुछ और। अगला शेर का आनंद लीजिए कि लिहाज तेरा लहजा अच्छा नहीं, लिहाज तेरा लहजा अच्छा नहीं, तब तक जब तक कि कोई सच्चा नहीं, तब तक जब तक कि कोई सच्चा नहीं। अगला शेर कि बरखुरदार मंजिले रास्ते ही नहीं, बरखुरदार मंजिले रास्ते ही नहीं, सुधर जाएं खुदा के वास्ते ही सही, सुधर जाएं खुदा के वास्ते ही सही। और एक अंतिम शेर की आखिरी मर्तबा यही गुजारिश है यार, आखिरी मर्तबा यही गुजारिश है यार, जिंदगी या मौत मर्जी तुम्हारी है यार, आखिरी मर्तबा यही गुजारिश है यार, जिंदगी या मौत मर्जी तुम्हारी है यार, मर्जी तुम्हारी है यार। तो इन शेर के माध्यम से वो पुराना दौर याद आ गया जिसको हम भुला नहीं पा रहे हैं, हमारे जहन से वो निकल नहीं पा रहा है। तो अब मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। मैं मकसूद अहमद भोपतपुरी, भाटपा रानी, उत्तर प्रदेश, जिला देवरिया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और खैर मकदम करते हुए अपनी यह रचना आप तक पहुंचा रहा हूं, किसानों की महत्व और उनकी विशेषता को रेखांकित करते हुए कि अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता, अजीब सी घुटन में है
भारत का अन्नदाता और इनका तू लाज बचाना विधाता, इनका तू लाज बचाना विधाता। जाड़ा गर्मी बरसात में हर एक कष्ट झेलकर, जाड़ा गर्मी बरसात में हर एक कष्ट झेलकर रात दिन मेहनत कर अन्न को है उपजाता। अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता। और डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक व्यापारी और नेता, डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक व्यापारी और नेता सबको अपनी परिश्रम का फल है खिलाता। किसानों की वोट से सत्ता में आती हैं पार्टियां, किसानों की वोट से सत्ता में आती हैं पार्टियां, और फिर भी सरकारों के सामने बेचारा रोता गिड़गिड़ाता। अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हवाले कर रहा हूँ कि झूठे वादों की घुट्टियां पिलाई जाती हैं इन्हें, झूठे वादों की घुट्टियां पिलाई जाती हैं इन्हें। जिस पर करता है भरोसा उसी से धोखा खाता। और इनकी दशा सुधारने की बात तो करते हैं सभी, इनकी दशा सुधारने की बात तो करते हैं सभी, लेकिन बेचारा हर बार आसानी से चला जाता। अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता, इनका तू लाज बचाना विधाता। आखिरी पंक्तियां हवाले कर रहा हूँ कि दूसरों का सुंदर बनाकर मुकद्दर, दूसरों का सुंदर बनाकर मुकद्दर खुद अपनी किस्मत पे आंसू बहाता और जाकर किसे अपना दुखड़ा सुनाए, धरना प्रदर्शन में लाठियां है खाता। अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता। और सुसाइड की खबरें तो सुनते रहे हैं हम, सुसाइड की खबरें तो सुनते रहे हैं, लेकिन बेचारा अब तो गाड़ियों से कुचला जाता। और सिमट रहे हैं अब तो खेती के दायरे, सिमट रहे हैं अब तो खेती के दायरे, क्योंकि किसान होना बदनसीबी समझा जाता। अजीब सी घुटन में है भारत का अन्नदाता। और किसान अगर फसलों को उगाना ही छोड़ दें, किसान अगर फसलों को उगाना ही छोड़ दें, तो कुर्सी पर बैठकर तू क्या पैसा चबाता। मैं आगरा से कन्हैया लाल अग्रवाल आदाब आपके सामने एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आए। गज़ल जो है आजकल के हालात पर है। तो झूठ का इतना बड़ा आकार है, झूठ का इतना बड़ा आकार है, सच का छोटा हुआ किरदार है। झूठ का इतना बड़ा आकार है, सत्य का छोटा हुआ किरदार है। जिसकी छवि चाहे मिला दे धूल में, जिसकी छवि चाहे मिला दे धूल में, मीडिया को मिल गया अधिकार है, मीडिया को मिल गया अधिकार है। चाहे कोई इशू हो चाहे न हो, चाहे कोई इशू हो चाहे न हो, चैनलों पर हो रही तकरार है, चैनलों पर हो रही तकरार है। समाचारों के लिए सीमित जगह, समाचारों के लिए सीमित जगह, इश्तिहारों से बड़ा अखबार है। समाचारों के लिए सीमित जगह, इश्तिहारों से बड़ा अखबार है। और नेताजी जो सुना देते बाइट है, नेताजी जो सुना देते, जो सुबह देते बाइट, नेताजी जो सुबह देते बाइट हैं, शाम को उससे उन्हें इनकार है, शाम को उनसे उन्हें इनकार है। और से उम्मीद कब आदाब को, वक्ते का शेर है। और से उम्मीद क्या आदाब को, और मुल्क का मालिक सिर्फ करतार है, मुल्क का मालिक सिर्फ करतार है।
कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, अपने दीपक की बातें हूँ। मैं नारी हूँ, अपने दीपक की बातें हूँ। जल जल कर देती प्रकाश, फिर भी दीपक के प्रेम में कैद हर एहसास। दीप ने मुझसे छल किया, मैं जलती रही और वह खड़ा देखता रहा। मैं मिटती रही, वह भी हंसता रहा। मैं जलकर राख हुई, फिर भी मेरे मन में संतोष था। तो वही तो कि मैंने अंतिम सांस भी अपने दीप की बाहों में ली। नफरतों के दंगलों में प्यार केवल जीत सकता। इंसान के हित प्यार की फसलें उगाना चाहिए। इंसान के हित। अंतिम मंत्र। तो क्या भीड़ के विस्तार से प्राणे से हासिल कुछ मिले। इंसानियत से युक्त ही इंसान होना चाहिए। आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और दूरस्थ सभी कवि मित्रों ने इतना समय दिया, वो भी बधाई के पात्र हैं। उनके सम्मान में मैं दो दोहे जो है कविता पाठी भ्रातृगण प्रतिनिधि हैं चहुओर। होली रस रंगाई के कर दिया आत्म विभोर। सुंदर कविता पाठ से सजा आभासी मंच। प्रिय बुजुर्ग सहयोग से 100% टंच। भाई अशोक का संगम परमानंद। जुड़े बढ़े यह पत्रिका लूटें काव्यानंद। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कामतानाथ सरकार की। माँ शारदे को नमन और आप सभी महान साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत। कितनी प्रसन्नता की बात है कि ये नव संवत्सर की प्रथम काव्य गोष्ठी है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई काव्य के माध्यम से, और ये नव संवत्सर, मेरी शुभकामना है कि ये नव संवत्सर नव आशा, नव प्रगति का देता है संदेश। नव संवत्सर नव आशा, नव प्रगति का देता है संदेश। पूर्ण हो जन जन की अभिलाषा। बढ़ता रहे हमारा देश, बढ़ता रहे हमारा देश। आज इस गोष्ठी में होली हो जाने के बाद भी सभी रंग बिखरे, इसलिए ये गोष्ठी होली में हो गई है। क्योंकि जो भावनाएं होती हैं, बहुरंगी भावनाएं, वो हमेशा मन के किसी कोने में रहती हैं। हमने कहीं प्रीति का रूप देखा, कहीं आनंद का रूप देखा, कहीं वियोग का रूप देखा, कहीं हास्य देखा, कहीं लास्य सुना। और देखा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन साहित्यकारों ने कविताएं प्रस्तुत की हैं, लगता है वो हमारे साथ हैं। जहाँ आप वहाँ हम। इसलिए वही कविता, जब कविता के साथ आप हैं, मानी हुई बात है, हम भी आपके साथ हैं। 62 के लगभग कवियों ने आज काव्य पाठ किया। कितनी खुशी की और कितने अच्छे काव्यकारों की, साहित्यकारों के लगन की बात है। इस कार्यक्रम में जो संचालक महोदय, साथ ही साथ में जो लोग इसको एक रूप देते हैं, उनमें डॉक्टर शशि गोयल जी, परमानंद शर्मा जी, मृणाल शर्मा जी और अशु जी का बहुत, और यशोधरा जी का
बहुत बड़ा योगदान है। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और साथ ही साथ में ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप सभी तो सबसे आगे हैं, क्योंकि अगर आप न होते तो हमारी काव्य गोष्ठी कभी भी मित्रों, एक बार पुनः प्रेम सिंह राजावत प्रेम का आप सभी को इस नव वर्ष के सुंदर कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय राजकुमारी चौहान जी ने की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चित्रकूट से मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य रामलाल द्विवेदी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वागत अध्यक्ष यशोयश यादव यशो का आभार व्यक्त करता हूं। इसी कड़ी में संस्थान संगम मासिक पत्रिका की परिचयदात्री आदरणीय डॉक्टर शशि गोयल जी, जिन्होंने इस पत्रिका के विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती वंदना, जो कि आदरणीय शैल अग्रवाल शैलजा के मुखारबिंद द्वारा प्रस्तुत की गई, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय परमानंद शर्मा जी और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालनकर्ता आदरणीय अशोक अश्रु जी विद्यासागर जी को मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संयोजित किया और संचालन किया। और धन्यवाद के पात्र वे सभी पात्र हैं, वे सभी कवि हैं, वे सभी साहित्यकार हैं, जिन्होंने इस मंच की शोभा बढ़ाई। उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और पुनः मेरा एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते।